आज पढ़ाएंगे आपको पॉलीमर। हिंदी में उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करता है तो उस बड़े अणु को बहुलक, अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करता है तो उन छोटे अणुओं को मोनोमर, एकलक कहते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करता है तो उस घटना को, उस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। बहुलक का वर्गीकरण करते हैं। बहुलक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक बहुलक, दूसरा अर्ध संश्लिष्ट बहुलक, तीसरा संश्लिष्ट बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वह है जो प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता हो, जैसे पेड़ पौधा आदि से तैयार किया जाता हो, उसे हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। वैसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक को रूपांतरित करके बनाया जाता हो तो उसे हम अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कहते हैं। और वैसा बहुलक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाया जाता हो तो उसे हम संश्लिष्ट बहुलक कहते हैं। अब हम पॉलीमर को उदाहरण के साथ डिटेल से समझते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो बना है पॉली प्लस मर से। पॉली का अर्थ होता है बहुत, मर का मतलब होता है इकाई। जो बहुत सारे एकलक से मिलकर जो बनता है उसे बहुलक कहते हैं। अब हम समझते हैं बहुलक का परिभाषा। एकलक के समूहों को बहुलक कहते हैं। बहुलीकरण क्या है? वैसी घटना जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करता हो तो उसे बहुलीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, वैसी घटना जिसमें बहुत सारे एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करता हो तो उसे बहुलीकरण कहते हैं। जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन के बहुत सारे अणु का बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलीइथीन बनता है। पॉलीइथीन को पॉलीथीन भी कहते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे इथिलीन के अणु आपस में मिलता है तो पॉलीथीन का निर्माण करता है। अब इसका हम देखते हैं वर्गीकरण। तो स्रोतों के आधार पर बहुलक के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है अर्ध संश्लिष्ट बहुलक, तीसरा है संश्लिष्ट बहुलक। अब समझते हैं कि प्राकृतिक बहुलक क्या है। वैसा बहुलक जो प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता हो तो उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल आदि। प्राकृतिक बहुलक वह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। अर्ध संश्लिष्ट बहुलक वैसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक की रूपांतरण के बाद तैयार होता हो, वह अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कहलाता है। इसका मतलब कि वह प्राकृतिक बहुलक को कुछ उसमें शामिल कर मिलाने के बाद उसको परिवर्तित किया जाता हो। जैसे सेलुलोज है तो सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, उसमें डाई एसीटेट मिलाएंगे तो सेलुलोज डाई एसीटेट बनेगा, वह अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कहलाएगा। सेलुलोज में अगर नाइट्राइट मिलाते हैं तो सेलुलोज नाइट्राइट अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कहलाता है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, संश्लिष्ट बहुलक। वैसा बहुलक जो वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधि से तैयार होता हो उसे संश्लिष्ट बहुलक कहते हैं। संश्लिष्ट बहुलक का उदाहरण होता है प्लास्टिक, रबर आदि। अब समझते हैं बहुलीकरण के प्रकार। तो बहुलीकरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है योगशील बहुलीकरण। जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करता हो
और कोई अन्य अणु शेष नहीं बचता हो तो उसे हम योगशील बहुलीकरण कहते हैं। जैसे पॉलीथीन के निर्माण में इथिलीन के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं और पॉलीथीन बनने के बाद कोई शेष अणु नहीं बचता है तो उसे हम योगशील बहुलीकरण कहते हैं। दूसरा है संघनन बहुलीकरण। वैसा बहुलीकरण जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अणुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करता हो और कुछ अणु शेष बच जाता हो, पॉलीमर के बाद कुछ अणु शेष बच जाता हो तो उसे हम संघनन बहुलीकरण कहते हैं। वैसा बहुलीकरण जिसमें दो तरह के बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अणुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करता हो तो उस घटना को सहबहुलीकरण कहते हैं। इसमें भाग लेने वाला जो मोनोमर होगा वह दो प्रकार का होगा या दो से अधिक प्रकार का होगा, तो इस घटना को सहबहुलीकरण कहते हैं। अब बहुलीकरण के प्रकार को विस्तार से समझते हैं। बहुलीकरण के प्रकार, पहला है योगशील बहुलीकरण। वैसी बहुलीकरण जिसमें बहुलक का निर्माण समान या भिन्न एकलक के संयोग से होकर कोई अणु विलोप नहीं होता हो तो वह योगशील बहुलीकरण कहलाता है। इसका मतलब हुआ जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करता है और प्लस के बाद कोई शेष अणु नहीं बचता हो तो उसे योगशील बहुलीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक है संघनन बहुलीकरण। वैसी बहुलीकरण जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अणु अर्थात एकलक आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करता हो लेकिन कुछ अणु शेष बच जाता हो तो उसे संघनन बहुलीकरण कहते हैं। इसका परिभाषा होगा वैसी बहुलीकरण जिसमें बहुलक का निर्माण समान या भिन्न एकलक के संयोग द्वारा हो और कुछ अणु जैसे H2O, HCl, CO2 एवं NH3 आदि विलोप होता हो तो वह संघनन बहुलीकरण कहलाता है। अब समझते हैं सहबहुलीकरण। वैसी बहुलीकरण जिसमें बहुलक का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के एकलकों द्वारा होता हो तो वह सहबहुलीकरण कहलाता है। भिन्न भिन्न का मतलब हुआ जो रिएक्टेंट होगा उसमें एक से ज़्यादा दो या दो से अधिक तरह के छोटे छोटे अणु होंगे। तो जब भिन्न प्रकार के अणु आपस में बहुत सारे भिन्न प्रकार के अणु आपस में संयोग कर एक उच्च अणुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो इस घटना को सहबहुलीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें ब्यूटाडाइन के बहुत सारे अणु हैं और स्टाइरिन के बहुत सारे अणु हैं। ये दोनों आपस में संयोग करते हैं, बहुलीकरण करते हैं और एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिसको स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है विनाइल क्लोराइड और विनिलिडीन क्लोराइड, दोनों आपस में मिलता है तो सेरोन बनता है। अब समझते हैं हम रबर। रबर क्या है? तो वैसा बहुलक जिस पर बल लगाने के बाद वह विकृत हो जाता हो और बल हटाने के बाद वह अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता हो तो उसे हम रबर कहते हैं। रबर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर। प्राकृतिक रबर क्या है? तो वैसा रबर जो प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता हो तो उसे प्राकृतिक रबर कहते हैं और वैसा रबर जिसे कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता हो तो उसे कृत्रिम रबर या संश्लिष्ट रबर कहते हैं। पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक भी एक प्रकार के बहुलक है। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हिंदी में ऊष्मीय प्लास्टिक कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हिंदी में ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। ऊष्मीय प्लास्टिक क्या है? तो वैसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने के बाद द्रवित अवस्था में आ जाता हो तो उसे ऊष्मीय प्लास्टिक कहते हैं। ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक वह क्या है?
तो वैसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने के बाद पुनः द्रवित अवस्था में नहीं आता हो तो उसे ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। समझते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? वैसा बहुलक जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीवेसिक एसिड के संघनन द्वारा तैयार किया जाता हो तो उसे हम पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर का उदाहरण है टेरिलिन, जिसे हम डेक्रॉन भी कहते हैं। छात्रों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए टॉप केमिस्ट्री से जुड़े रहें।